बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा और मदरसा जामिया अबू बकर सिद्दीक़ के तलबा तालिबात जिन्होंने आज प्रोग्राम पेश किया, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये जो प्रोग्राम है इस वक्त जो हम और आप मना रहे हैं, यौम आज़ादी की तकरीब, आज जुमा का दिन है और जब पहली मर्तबा अंग्रेजी इक़्तिदार ख़त्म हुआ था और मुल्क की आज़ादी का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त जो है रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। उस मुबारक महीने में हमारे इस मुल्क को आज़ादी मिली। 78 साल का आज़ादी का ये सफ़र मुकम्मल हो गया और 47 में पहली मर्तबा लाल किले की फसील से लाहौरी गेट की तरफ, जो फसील है लाल किले की, उसकी फसील से मुल्क के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने ये तिरंगा परचम इजहार खुशी के लिए, इजहार अज़मत के लिए और मुल्क की आज़ादी के ऐलान के लिए लहराया था। उससे पहले उसी लाल किले पर यूनियन जैक था, यानी अंग्रेजों का जो परचम है वो यूनियन जैक, वो उतारा गया और जवाहरलाल ने इसको लहराया। आज़ादी की लड़ाई एक तवील लड़ाई थी। एक बात आप समझ लीजिए कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आज़ादी इंसानों की एक ऐसी नेमत है, आज़ादी एक ऐसी दौलत है जिसका मुकाबला किसी दूसरी चीज से नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे रामपुर के बहुत बड़े आज़ादी के कौमी लीडर, रहनुमा, कायदे आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो उस वक्त फ्रीडम फाइट में, आज़ादी के मूवमेंट में एक पूरी मुद्दत के लिए कांग्रेस पार्टी के सदर भी रहे और उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए खिलाफत तहरीक भी चलाई और उसमें हिंदू मुसलमान उस तहरीक में तमाम लोग शामिल रहे, बल्कि मुल्क की आज़ादी के
आखिर के 20 सालों में बहुत मकबूल और मशहूर लीडर महात्मा गांधी, वो भी उस तहरीक में बराह रास्त शरीक रहे। ये एक मर्तबा वहां गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन तशरीफ ले गए और वहां इन्होंने आज़ादी का रेजोल्यूशन रखा, आज़ादी की तजवीज़ रखी अंग्रेज़ों के सामने, और हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए, इस पर जो है अपनी तकरीर के जरिए दलाइल देना शुरू किए। ये इतनी जानदार और शानदार तकरीर थी कि दुनिया की मालूम और मुल्कों की जो है मशहूर तारीख में इतना ज़बरदस्त खिताब नहीं मिलता है जितना अंग्रेज़ों के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। वो हिंदुस्तान की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, सबकी तरफ से भेजे गए और वहां उन्होंने अपनी बात रखी। मैं आपको सिर्फ ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि आज़ादी की नेमत कितनी बड़ी। मौलाना उस तकरीर के बाद बीमार हुए और बीमारी के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि अब जो है ये बचेंगे नहीं आखिरी वक्त, तो उनसे ये कहा कि आप जो है अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए, आप क्या चाहते हैं। तो मौलाना ने कहा कि एक ख्वाहिश तो मेरी यही है कि मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के सामने मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा वतन आजाद हो जाए और हम किसी की गुलामी में न हो। और अगर ये अभी मुमकिन न हो और इसी हालत में मुझे मौत आ जाए, तो फिर मेरी दरख्वास्त यह है कि गुलाम सरजमीन पर मुझे दफन न किया जाए, मुझे किसी ऐसे मुल्क में दफन किया जाए जो आजाद हो। तो मौलाना की इस ख्वाहिश के मुताबिक उनको जो है फलस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के दीवार में वहां दफन किया गया। वहीं मौलाना का लंदन में इंतकाल हुआ। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत के सामने खड़े होकर के एक बहुत बड़े निजाम के सामने खड़े होकर के लड़ना शुरू किया था और फिर इस आजादी के ख्वाब को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसी दौर में एक शायर थे इनकलाबी, जो लोग आजादी के लिए लड़ते थे उनको इनकलाबी कहा जाता था। एक इनकलाबी शायर थे बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी ने उस वक्त जो तहरीकें चल रही थी, जो मूवमेंट चल रहे थे, जेल में जाने का मूवमेंट चल रहा था, जेल भरो आंदोलन, तहरीक खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, नमक तहरीक, सत्याग्रह, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, जमीयत उलमा के लोग गिरफ्तार हो रहे थे, उलमाए देवबंद गिरफ्तार हो रहे थे, कांग्रेस के लीडरान गिरफ्तार हो रहे थे बड़ी तादाद में। बाज ऐसे लोग थे जिन्होंने इस आखिर के हिस्से में, मैं इधर बाद की तारीख आपको बतला रहा हूं, 1920 के बाद की तारीख, जिन्होंने इस थोड़े से अरसे में, किसी ने 15 साल जेल में गुजारे, किसी ने 18 साल जेल में गुजारे, किसी ने 12 साल जेल में गुजारे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तकरीबन 11 साल, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने 12 साल, जवाहरलाल नेहरू ने 11 साल कुछ महीने, इस तरह के और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने आजादी के लिए जेलों में बंद होना,
हर तरह की कुर्बानी देना मंजूर किया। उसी दौर में इनकलाबी शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह रवे राह मोहब्बत रुक न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी आखिरी मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, कौन है शौक़े तमन्ना जिनके जिनके दिल में है। तो ये इस तरह के माहौल में हिंदुस्तान आजाद हुआ। अंग्रेजों ने बाकायदा जहांगीर के दौर में इस मुल्क में कदम रखा था और जहांगीर से कुछ इजाजत लेकर के, कुछ लाइसेंस लेकर के थोड़ा बहुत सामान बेचना शुरू किया और यहाँ पर उन्होंने इलाज वगैरह शुरू किया डॉक्टरी के जरिए, और ये उनका नुक्ते आगाज था। फिर वो शाहजहां के दौर में थोड़ा कुछ और बढ़े। औरंगजेब आलमगीर के जमाने में उनकी ताकत थोड़ी ज्यादा हो गई, बंगाल में उन्होंने सर उठाया। तो उस वक्त जो है दिल्ली का जो यूनियन हुकूमत थी, मरकजी हुकूमत, तो औरंगजेब आलमगीर ने जो है बंगाल के सूबेदार से कहा कि इनका दिमाग ठिकाने लगाओ, ये माहौल खराब कर रहे हैं। तो उस वक्त भी उनका दिमाग ठिकाने लगाया गया, कान पकड़ करके माफी मांग करके फिर नॉर्मल हालत में रहने लगे। औरंगजेब की वफात के बाद दिल्ली में इक़्तिदार ताकतवर नहीं रहा, धीरे 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 कमजोर होता रहा और जो हिंदुस्तान था अजीम, वो फिर दोबारा सूबाई हुकूमतों में तकसीम हो गया। बंगाल का सूबा, अब बंगाल का सूबा इतना बड़ा था, पूरा बिहार, पूरा आसाम, पूरा बांग्लादेश, और जो हमारे पास भारत के पास इस वक्त बंगाल है, ये सब बंगाल। ऐसे ही हम यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, ये भी बहुत वसी और अरीज रकबा था। पंजाब भी बहुत बड़ा था, यानी इस वक्त का हिमाचल, इस वक्त का हरियाणा, चंडीगढ़ जो मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका है, और मगरिबी पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, और मशरिकी पाकिस्तान, ये सब मिलाकर के पाकिस्तान, और ये सब मिलाकर के पंजाब। सूबाई हुकूमतें आजाद हो गईं। अंग्रेजों ने इस मौके को गनीमत जान करके माहौल खराब करना शुरू किया, साजिशें की, हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने के लिए पहल की, और उनकी पहल का सबसे पहला मरकज बंगाल था। बंगाल में जब उन्होंने पहल की तो उस वक्त के बंगाल के सूबेदार और बहुत ताकतवर और बारोब हुक्मरान नवाब अली वर्दी खान, 1754 में नवाब अली वर्दी खान ने अंग्रेजों से एक जंग की, और उसके थोड़े अरसे के बाद 1757 में, देखिए सारी 18वीं सदी की बातें हैं, आजादी मिली है 20वीं सदी में, और ये लड़ाई आजादी की कब शुरू हो गई? 18वीं सदी में। 1754 में, उसके बाद 1757 में नवाब सिराजुद्दौला, और मुझे खूब याद है, मैंने यही आपको बतलाया था कि सिराजुद्दौला उस लड़ाई में कामयाब हो जाते, लेकिन एक मीर जाफर ने गद्दारी की और उसने
बारिश का मौसम था, नवाब का जो तोपखाना था और जो उसका बारूद था, जाहिर है बारूद अगर भीग जाएगा तो चलेगा नहीं, तो उसने जो है अंग्रेजों से साजबाज करके ये कहा कि बारिश के इस मौसम में हम ये करेंगे कि तोपखाने का जितना भी गोला बारूद है तो सारा गोला बारूद जो है बारिश में छुपाएंगे नहीं, वो भीग जाएगा और फिर आपको आसानी से कामयाबी मिल जाएगी। हम बतला देंगे किधर से क्या है, कहां पर कितनी ताकत है। 1757 में आजादी की लड़ाई के लिए नवाब सिराजुद्दौला इस देश की आन बान शान पर लड़ते हुए शहीद हो गए। ठीक 10 साल बाद उसी बंगाल में बक्सर की लड़ाई हुई। ये जो मैंने बतलाया आपको, ये 85 की लड़ाई थी, वो बक्सर की लड़ाई हुई और बक्सर की लड़ाई में नवाब शुजाउद्दौला ने अपने इत्तेहादियों के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया, लेकिन हिंदुस्तानियों की बदनसीबी थी कि उस लड़ाई में भी शिकस्त हाथ लगी और बिहार भी जो है अंग्रेजों की गुलामी में चला गया। उसके बाद 4 लड़ाइयां सुल्तान मोहम्मद फतेह अली टीपू शहीद ने लड़ी और 5वीं लड़ाई में अपने जो उनका राजधानी थी श्रीरंगापट्टनम, उस राजधानी में जो किला था, उस किले के दरवाजे पर सुल्तान लड़ते हुए एक आम सिपाही की तरह शहीद हो गए। उनका जो आखिरी डायलॉग था, उन्होंने ये कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी से गीदड़ 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। और इतना रोब था सुल्तान टीपू शहीद का कि मरने के बाद क्लियर करने के लिए अंग्रेजी अफसरान करीब नहीं जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो सुल्तान के जिस्म में रमक बाकी हो और उठ करके गर्दन उतार दे। तो जिस वक्त बिल्कुल ये कंफर्म हो गया कि टीपू शहीद हो गए, तो उस वक्त जो है अंग्रेजी फौज के जनरल ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खड़े होकर के ये कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया, अब हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। ये जमाना था। इसके 4 साल के बाद 1803 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के साहबजादे, उनके जानशीन सिराजुल उम्मत मुस्निदुल हिंद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने आजादी की लड़ाई को इस्लामी जिहाद कह करके जिहाद आजादी का फतवा जारी किया 1803 में। उस फतवे के नतीजे में पूरे मुल्क में मुल्क की आजादी के लिए लड़ने वाले तैयार होते रहे, लड़ाइयां होती रही, यहां तक के बारकपुर बंगाल से और मेरठ से मंगल पांडे वगैरह जैसे जो फौजी थे, इन्होंने जो है बगावत का आगाज किया। और इनकी बगावत की वजह क्या थी कि ये खबर फैल गई कि अंग्रेज जो है हिंदुस्तानी लोगों का मजहब बर्बाद करना चाहता है, और ये सब हो रहा था। यहां पादरी आकर के ईसाईयत की तबलीग कर रहे थे, मुनाजरे हो रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। तो इन हालात में ये खबर फैली कि जो कारतूस रहता है, उस कारतूस का पिन खोलने के लिए जो ऊपर चर्बी लगी होती है, वो चर्बी जो है, हिंदुओं को ये खबर मिली कि चर्बी गाय की है, और मुसलमानों को ये खबर मिली कि चर्बी जो है सूअर की। तो इन दोनों छावनियों में बात पूरे मुल्क में जो है जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन इन दोनों छावनियों में जो जोशीले हिंदुस्तानी जो है फौजी थे अंग्रेजी फौज में, उन्होंने जो है
अपने फौजी अफसर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये कारतूस हम नहीं खोलेंगे। अब जाहिर है इनकार कर दिया तो फौज का डिसिप्लिन होता है, वो अंग्रेजी फौज थी, उसके डिसिप्लिन की वजह से इनको सजा का निजाम बना और उसी वक्त से पूरे मुल्क में बगावत शुरू हो गई। अंग्रेजों ने इस बगावत को गदर का नाम दिया और हमने अपनी तारीख में इस बगावत को जंग आजादी का नाम दिया। ये जंग आजादी दिल्ली के आखिरी बादशाह अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन बहादुर शाह जफर के परचम के नीचे लड़ी गई। इसमें बड़े बड़े माहिर सिपह सालार और बड़े बड़े ताकतवर अफसरान शरीक हुए, लेकिन अंजाम ये हुआ कि शुरू में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ, बड़ा कत्लेआम हुआ अंग्रेजों का भी। अंग्रेजी फौजें मारी गईं, अफसरान मारे गए, उनकी आबादियां बर्बाद हुई, लेकिन आखिरकार ये लड़ाई शिकस्त में तब्दील हो गई और बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके शहजादों को कत्ल करके नाश्ते के तौर पर जनरल मटकाफ ने उनके सामने ला करके रखा कि बादशाह सलामत, ये आपका नाश्ता। और फिर उसके बाद उनको जो है एक मामूली गैराज में रंगून में ले जाकर के रखा। रंगून का जो है मौजूदा नाम, पुराना नाम बर्मा है, मौजूदा नाम म्यांमार। वहां ले जाकर के कैद रखा। उस कैद के जमाने में भी बादशाह ने माफी नहीं मांगी। बादशाह ने ये नहीं कहा कि मैंने जो कदम उठाया था वो गलत था, ताकि अंग्रेज दोबारा उनको नाम का बादशाह मान करके हिंदुस्तान भेज देता, बल्कि उस दौर में भी शायरी करते रहे। उस शायरी में भी इंकलाब का और आजादी का पैगाम देते रहे और अपनी बेबसी के लिए भी लिखते रहे। उसी जमाने में उन्होंने ये लिखी थी गज़ल मशहूर जमाना कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुए यार में। यानी ये हमारे आबा व अजदाद की जमीन, ये भारत, ये हिंदुस्तान, ये हमारा मुल्क। आज की तारीख आजादी के ये कुछ वरक मैंने आपके सामने रखे। अब एक पैगाम आपको देना है। 78 साल हो गए इस आजादी की फिजा में सांस लेते हुए। ये 19वां 7/9 यौम है जो हम मना रहे हैं, लेकिन याद रखिए, एक बार कोई कौम लापरवाही करती है सो सदियों की गुलामी उसका मुकद्दर हो जाती है। हिंदुस्तानियों ने उस वक्त थोड़ी सी लापरवाही की थी, आपस में लड़े थे, आपस में फूट हो गई थी, इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं रहा था, लड़ने लगे थे। बाहर के आए हुए सौदागर अंग्रेज काबिज हो गए और बाकायदा, मैंने बताया लड़ाई तो शुरू हो गई थी, उधर एरियो पे कब्जा हो गया था 1757 से, लेकिन दिल्ली से बाकायदा पूरे ब्रिटिश एम्पायर का ऐलान, यूनियन जैक का लहराना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सारा सिलसिला पूरा कितने साल रहा? 1857 के बाद से लेकर के पूरी 1 सदी मुकम्मल हिंदुस्तान के लोगों ने गुलामी में गुजारी। वैसे तो तकरीबन 2 सदियों से ज्यादा का दौर है। मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, ये जो आजादी हमारे बुजुर्गों ने
कुर्बानियां दे करके, शहादतें दे करके, अपनी नवाबी लुटा करके, अपनी जिम्मेदारी बर्बाद करके, अपनी अफसरी बर्बाद करके, अपनी नौकरी बर्बाद करके, अपने घर को तोड़वा करके, अपने मकानात और अपनी आबादियों को ताराज करके हासिल की थी। आज अगर इस आजादी को छीनने की कोई साजिश की जाएगी तो बताइए लड़ने की जरूरत है या नहीं है? आज भी बेदार रहने की जरूरत है, आज भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ताकतवरों का ये निजाम रहता है कि वो लोगों को अपना गुलाम बनाकर के रखना चाहते हैं। लेकिन अवाम को जब एहसास रहता है कि हम अपने आजादी के सौदे को किसी कीमत पर फरोख्त नहीं करेंगे तो ये जिंदा कौमों की पहचान होती है, वो अपनी आजादी के लिए बराबर लड़ती रहती है। आज मुल्क में एक कानून है, आज मुल्क में एक दस्तूर है, आज मुल्क में एक संविधान है, लेकिन बहुत से लोग ताकत में आकर के इस कानून और इस संविधान को बदल देना चाहते हैं, इसकी रूह को बदल देना चाहते हैं, इसे इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं करते। ये भी हकीकत में हमारी आज़ादी के छीनने वाले लोग हैं। इनसे भी जद्दोजहद करने की जरूरत है, इनसे भी मुकाबला करने की जरूरत है। और याद रखिए कि बेपढ़े लिखे लोग जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि हमारे राइट क्या है, हमारे हुकूक क्या। इसलिए अपनी नस्लों को पढ़ाइए, अपनी आज़ादी को हर कीमत पर महफूज रखिए, उसकी हिफाजत कीजिए। मदारिस इस्लामिया का आज़ादी की लड़ाई में कायदाना किरदार रहा था। दारुल उलूम देवबंद आज़ादी की लड़ाई की बहुत बड़ी छावनी रही है, और ये बात मुल्क के बड़े बड़े लीडरों ने तस्लीम की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सैकड़ों और हजारों से ज्यादा नाम है। दारुल उलूम देवबंद के उस वक्त के सरपरस्तों ने 1857 की लड़ाई में शामली के मुहाज पर, थाना भवन के मुहाज पर, थानेसर के मुहाज पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाफिज जामिल शहीद, मौलाना कासिम नानौतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मुंशी जाफर थानेसरी, इन सब ने बाकायदा मैदान में निकल करके अंग्रेजों का मुकाबला किया था। ये हमारा मुल्क है, जितना खूबसूरत अब है ये, इसे इससे ज्यादा खूबसूरत बनाना है इंशाअल्लाह। और अपनी आज़ादी की, वतन की आज़ादी की हर कीमत पर हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में भी मुल्क के तमाम लोगों को आज़ादी के साथ, इख्तियार के साथ, अधिकार के साथ यहाँ रहने और बसने की ताकत, हिम्मत, हौसला नसीब फरमाए। यौम आज़ादी जिंदाबाद और आज़ादी की तकरीबात जिंदाबाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।